प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 इकोनॉमिक्स विषय का जैक बोर्ड एग्ज़ाम जो होना है आर्ट्स साइंस कॉमर्स वालों के लिए, इसमें आर्ट्स का एग्ज़ाम अलग होता है और साइंस और कॉमर्स का एग्ज़ाम अलग दिन होता है। लेकिन पढ़ना सबको सेम है और परीक्षा चूँकि अब बहुत नज़दीक है समय, इसीलिए मैं जो क्वेश्चन तैयार आप लोगों के लिए किया हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस सारा क्वेश्चन को कर लेते हैं तो गारंटी के साथ आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। मैंने चैप्टर बाय चैप्टर इसे तैयार किया है, दोनों ग्रुप का है क्वेश्चन। तो हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रश्नों को देख लेंगे और सेकेंड पार्ट के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रुप बी के प्रश्नों को देखेंगे। सारा का आंसर आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले हम लोग पहला अध्याय में आते हैं इकोनॉमिक्स का जो विषय प्रवेश है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन जो बनेगा कौन कौन सो देखते हैं। उत्पादन संभावना वक्र क्या है, एक तालिका और चित्र द्वारा स्पष्ट करें। देखिए ये क्वेश्चन आप अच्छा से कर लीजिएगा। इसी को अगर घुमा के पूछता है तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है व्याख्या करें, इस तरह पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर में, उत्पादन संभावना वक्र नतोदर या अवतल क्यों होती है समझाएं। फिर है तीसरा, व्यष्टिपरक तथा समष्टिपरक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, इनकी किताब का क्या नाम है। मार्शल के दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र क्या है, इनकी परिभाषा का केंद्र बिंदु क्या है। छठा है, रॉबिन्स के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा का उल्लेख करें। इसी का अथवा में, मतलब दोनों का आंसर सेम होगा, ये अथवा तीर लगा हुआ रहेगा, मतलब वो अथवा का क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, विश्लेषण करें। मतलब ये रॉबिन्स के द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा पूछेगा या इसी को घुमा के पूछता है तो अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र विश्लेषण करें, इस तरह पूछ सकता है। सातवां है, आर्थिक समस्या क्या है या क्यों उत्पन्न होती है। इसी को घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, या फिर घुमा के पूछेगा दुर्लभ साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या क्या है। तीनों का क्वेश्चन अलग टाइप से है लेकिन आंसर एक ही होगा। आठवां क्वेश्चन आपका, क्या अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है या आदेशात्मक विज्ञान है, उदाहरण सहित बताएं। नौवां है, अवसर लागत की परिभाषा दे। 10वां क्वेश्चन है इस चैप्टर में, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं का उल्लेख करें, ये क्यों उत्पन्न होती है। 11 है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, इसके समाधान में कीमत यंत्र की भूमिका की व्याख्या करें। ये आपका चैप्टर 1 में अगर यदि आप लोगों ने 11 क्वेश्चन बढ़िया से कर लिया तो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट। अध्याय 2 में हम लोग देखते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी बच्चों, ध्यान देने की जरूरत है, इसको आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। इसी को घुमा के पूछेगा, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच संबंध बताएं। या फिर पूछेगा, सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता के बीच क्या संबंध है, कुल उपयोगिता के साथ क्या होता है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, उपयोगिता की परिभाषा दीजिए। तीसरा है, उपभोक्ता के संतुलन से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी मान्यताएं हैं। या फिर घुमा के पूछेगा, परिणात्मक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत एक वस्तु तथा दो वस्तुओं के संपर्क में उपभोक्ता के संतुलन की स्पष्ट व्याख्या करें। अथवा में, केवल एक वस्तु खरीदने की स्थिति में एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति पर कैसे पहुंचता है, सीमांत उपयोगिता अनुसूची की सहायता से समझाएं। उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता संतुलन के शर्तों को लिखें। अब चौथा क्वेश्चन, आर्थिक वस्तु एवं निःशुल्क वस्तु के अंतर को उदाहरण की सहायता से समझाएं। पांचवा है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या करें। या फिर इसी को घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मांग रेखा के नीचे की ओर झुकने के लिए कैसे उत्तरदायी है। छठा है, मांग के नियम का विश्लेषण विस्तार में करें तथा इसकी सीमाओं का भी उल्लेख करें। अथवा इसी को घुमा के पूछेगा, मांग अनुसूची तथा उपयुक्त रेखाचित्र की सहायता से मांग के नियम की व्याख्या करें। या फिर घुमा के पूछेगा, मांग के नियम को बताएं, अन्य बातों के समान रहने पर क्या मतलब है जिस पर यह नियम आधारित है। या फिर घुमा के पूछेगा, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से। या फिर घुमा के पूछेगा, मांग के निर्धारक तत्व को बताएं। या फिर मांग के नियम की व्याख्या करें तथा इसके अपवादों को लिखें। या फिर मांग के नियम की अवधारणाओं को बताएं। मतलब इतनी तरीका से पूछेगा। सातवां है, मांग की रेखा नीचे दाहिनी ओर क्यों झुकती है, इसके कारण बताएं। या फिर घुमा के पूछेगा, एक उपभोक्ता की मांग की रेखा के दाहिनी ओर खिसकने के 3 कारणों का उल्लेख करें।
8वां क्वेश्चन है मांग के विस्तार तथा मांग में वृद्धि में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। 9वां नंबर क्वेश्चन है मांग के संकुचन तथा मांग में कमी में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। या फिर 10वां है व्यक्तिगत मांग अनुसूची तथा बाजार मांग अनुसूची में अंतर बताएं। 11 है रेखाचित्र की सहायता से किसी वस्तु की मांग पर निम्नलिखित परिवर्तनों के प्रभाव की व्याख्या करें। इसी में क है पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी, अप्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी। ये 11 क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है मांग की लोच की अवधारणा को स्पष्ट करें, इसे प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें, इसके माप किस प्रकार की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत 3 रुपया प्रति इकाई रहने पर उसकी 40 इकाइयों को खरीदता है। जब कीमत बढ़कर 4 रुपया प्रति इकाई हो जाती है तो वह उसकी 30 इकाइयां खरीदता है। कुल व्यय प्रणाली द्वारा मांग की लोच की माप करें। तो ये मैथमेटिकल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मैथमेटिकल में तो 100% नहीं लड़ेगा, बस केवल अक्षर, मतलब जो यहाँ अक्षर है 40 30 ये सब चेंज होगा, क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु की मांग की लोच 2 है, यदि उसकी मांग में 10% वृद्धि होगी तो मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। 15 है निम्नलिखित मांग वक्रों की मांग लोच डिग्री कितनी है। पहला ओ एक्स अक्ष के समानांतर सीधी रेखा, इसका लोच का डिग्री बताना है आपको। ओ वाई अक्ष के समांतर सीधी रेखा, बाएं से दाएं नीचे को ढालू सीधी रेखा के मध्य बिंदु पर। 16 नंबर क्वेश्चन है एक उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत 3 रुपया प्रति इकाई रहने पर उसकी 40 इकाइयां खरीदता है। जब कीमत बढ़कर 4 रुपया प्रति इकाई हो जाती है तो वह उसकी 30 इकाइयां खरीदता है। कुल व्यय प्रणाली द्वारा मांग की कीमत लोच की माप करें। 17 नंबर क्वेश्चन है समान और घटिया वस्तुओं के अर्थ बताएं। 18वां नंबर मांग में कमी अथवा वृद्धि लाने वाले किन्हीं 3 कारकों की संक्षेप में व्याख्या करें। ये अध्याय 2 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 18 क्वेश्चन आपको अध्याय 2 में कंप्लीट कर लेना है। अब हम लोग अध्याय 3 में देखते हैं। पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। इसी को घुमा के पूछेगा पैमाने के प्रतिफल की बढ़ती समान तथा घटती धारणाओं की व्याख्या करें। या फिर जब सभी आगतों में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है तो उत्पादन पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है। दूसरा क्वेश्चन है विविध अनुपात के नियम या परिवर्तनशील अनुपात का नियम या चल अनुपात नियम या साधन के प्रतिफल नियम की सचित्र व्याख्या करें। घुमा के क्वेश्चन पूछेगा उत्पादन साधन के प्रतिफल से क्या अभिप्राय है। परिवर्ती अनुपात विधि के 3 चरणों का उल्लेख करें। या फिर हर असमान सीमांत प्रतिफल के नियम पर टिप्पणी लिखे। देखिए ये जो पैमाने का प्रतिफल है इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बढ़िया से आप लोग कर लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्न तालिका में एक साधन की एमपीपी दी जा रही है, टीपीपी तथा एपीपी सारणी की रचना करें। इसको आप देख लीजिए। चौथा है स्थिर और परिवर्ती लागतों में भेद करें, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। या फिर 5वां नंबर है एक फर्म 20 इकाई उत्पादन कर रही है, इस उत्पादन स्तर पर उसकी एटीसी तथा एबीसी क्रमशः 40 रुपया तथा 37 रुपया है, तो फर्म की कुल स्थिर लागत ज्ञात करें। फिर है यदि एक इकाई उत्पादन पर टीएफसी 60 रुपये हो तो निम्न तालिका की सभी प्रविष्टियां अंकित करें। टीवीसी, टीएफसी, एबीसी, एएफसी, एटीसी, एमसी, मतलब इस तालिका से आपको ये सारा चीज ज्ञात करना है। 7वां है औसत लागत और सीमांत लागत से संबंध स्पष्ट करें। या फिर घुमा के पूछेगा स्पष्ट कीजिए कि जब औसत लागत गिर रही हो तो सीमांत लागत बढ़ सकती है। 8वां अल्पकालीन लागत वक्र मतलब एमसी और एसी यू आकार की क्यों होती है। 9वां है एक परिवर्तनशील साधन का प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल में अंतर स्पष्ट करें। 10वां है दीर्घकाल व अल्पकाल में भेद कीजिए। 11 स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। 12 है कुल लागत की परिभाषा दीजिए। 13 है निम्न तालिका को पूरा करें। ये तालिका दिया हुआ आप देख सकते हैं, इसको आपको भर देना है क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है ये भी तालिका को पूरा करना है, इसको भी आप लोग भर दीजिएगा। 15 नंबर है औसत स्थिर लागत क्या है, औसत बंधी लागत क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, इसको तालिका को आपको भरना है। 17 नंबर निम्न तालिका से औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, कुल स्थिर लागत ज्ञात करना, ये तालिका दिया हुआ है। 18 नंबर में तालिका को आपको भरना है। 19 नंबर में भी आपको तालिका को भरना है, तो देख लीजिए एक बार। 20 नंबर क्वेश्चन है परिवर्तनशील साधन से आप क्या समझते हैं। 21 है स्थिर साधन से आप क्या समझते हैं। 22 है उत्पादन फलन क्या है। 23 है एक साधन के प्रतिफल का क्या अर्थ है। एक साधन का बढ़ता प्रतिफल किस कारण से होता है। बच्चों वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता रहे ताकि इस वीडियो में हम लोग ग्रुप ए के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख ले। 24 नंबर क्वेश्चन है वास्तविक लागत क्या है या मौद्रिक लागत से किस प्रकार भिन्न है। 25 है मांग की कीमत लोच तथा मांग की लोच में अंतर स्पष्ट करें। उत्पादन फलन से आप क्या तात्पर्य है, इसकी मुख्य विशेषता का वर्णन करें। उत्पादन संभावना वक्र की क्या मान्यताएं हैं।
अब चौथा नंबर है आगम उत्पादन का संतुलन आपूर्ति वक्र चैप्टर से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है उत्पादक के संतुलन का क्या अर्थ है। दूसरा है किसी प्रतियोगी फर्म के लिए उत्पादक के संतुलन की शर्त क्या होती है। या फिर घुमा के पूछेगा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के अल्पकालीन संतुलन की शर्तों की व्याख्या करें। तीसरा है प्रतियोगी फर्म का औसत आगम सदा सीमांत आगम के समान क्यों होता है। चौथा है पूर्ति लोच की अवधारणा स्पष्ट करें। निम्नलिखित स्थितियों में पूर्ति वक्र खींचे, मतलब इस स्थिति में आपको चित्र बनाना है। पांचवा है पूर्ति या आपूर्ति नियम की व्याख्या करें। इसे प्रभावित करने वाले कारक एवं सीमाओं की व्याख्या करें। इसी को घुमा के पूछेगा पूर्ति से आपका क्या अभिप्राय है, पूर्ति के नियम का वर्णन करें। इसी को घुमा के पूछेगा वस्तु की पूर्ति के 3 कारकों की सूची बनाए या प्रभावित करने वाला कारक बताएं। छठा है पूर्ति की मात्रा में वृद्धि और पूर्ति में वृद्धि के बीच अंतर स्पष्ट करें। पूर्ति के संकुचन और पूर्ति में कमी के बीच अंतर स्पष्ट करें। एक वस्तु की पूर्ति लोच 0.8 है तो पूर्ति लोचदार है या बेलोचदार। नौवां है कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम की परिभाषा दें तथा इसके बीच संबंधों की व्याख्या करें। 10वां है पूर्ति की लोच से क्या अभिप्राय है, इसकी माप तथा प्रभावित करने वाले कारक बताएं। 11 है आपूर्ति वक्र को खिसका सकने वाला 3 कारक बताएं। या फिर इसी को पूछेगा पूर्ति में परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, पूर्ति परिवर्तन के 3 कारकों का उल्लेख करें। 12 एक फर्म की मांग वक्र पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्णतः लोचदार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में कम लोचदार क्यों होती है। 13 एकाधिकारी के औसत आय तथा सीमांत आय वक्र खींचे। 14 है चाय के मूल्य में कमी चीनी की मांग को कैसे प्रभावित करती है, चित्र का प्रयोग करें। अथवा घुमा के पूछेगा पूरक वस्तु की कीमत में कमी तथा वस्तु के मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, चित्र का प्रयोग करें। 15 है कॉफी के मूल्य में वृद्धि किस प्रकार चाय की मांग को प्रभावित करती है, चित्र का प्रयोग करें। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि तथा वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। 16 है एक वस्तु का मूल्य 10 रुपया प्रति इकाई और उसकी पूर्ति मात्रा 4000 इकाई है, उसकी पूर्ति का मूल्य लोच 2 है, वह मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर उसकी पूर्ति मात्रा 6000 इकाई होगी। 17 है किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपया प्रति इकाई और इस मूल्य पर उसकी पूर्ति की मात्रा 500 इकाइयाँ हैं। यदि उसके मूल्य में 10% की कमी होती है और पूर्ति की गई मात्रा घटकर 400 इकाइयाँ हो जाती तो पूर्ति की मूल्य लोच ज्ञात करें। 18 है किसी वस्तु की कीमत 5 प्रति इकाई तथा 600 इकाई की इसकी पूर्ति मात्रा होती है। यदि कीमत बढ़कर 6 रुपया प्रति इकाई हो जाए तो पूर्ति मात्रा 25% बढ़ जाती है। पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करें। व्यक्तिगत पूर्ति एवं बाजार पूर्ति में अंतर बताएं। पूर्ति की लोच कितने प्रकार की होती है, कीमत पूर्ति लोच क्या है। ये था आपका चौथा चैप्टर। अब 5वां चैप्टर आते हैं। पहला क्वेश्चन है 5वां चैप्टर का, मांग आपूर्ति सारणियों को एक चित्र के माध्यम से बाजार संतुलन का निर्धारण समझाएं। मूल्य निर्धारण में मांग और पूर्ति में कौन अधिक प्रभावशाली होता है, स्पष्ट करें। एक उपर्युक्त चित्र की सहायता से पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसी वस्तु संतुलन मूल्य निर्धारण की व्याख्या करें। या फिर किसी वस्तु की संतुलन कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है। या फिर एक उपयुक्त चित्र की सहायता से पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर मूल्य निर्धारण को समझाएं। दूसरा है पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं की व्याख्या करें। या फिर तीसरा क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आप क्या समझते हैं, इसकी मान्यताओं का उल्लेख करें, इसकी विशेषता का उल्लेख करें, इसके अंदर मूल्य निर्धारण को समझाएं। चौथा है एकाधिकार से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की व्याख्या करें, इसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण को समझाएं। क्या एक एकाधिकारी ऊंची कीमत पर अधिक वस्तुएं बेच सकता है, स्पष्ट करें। पांचवा है एकाधिकारी प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता का उल्लेख करें। छठा है बाजार की परिभाषा दीजिए। सातवां है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता तथा एकाधिकार बाजार में अंतर स्पष्ट करें। आठवां निम्नलिखित तालिका से मांग और पूर्ति वक्र बनाएं तथा संतुलन बिंदु, कीमत तथा क्रय विक्रय की मात्रा को बताएं। इस तालिका के माध्यम से बताना है। 9वां है एकाधिकारी बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है। 10 है किस प्रकार के बाजार में वस्तुएं समरूप होती है। 11 है मांग एवं पूर्ति दोनों के परिवर्तन का मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों इतना क्वेश्चन यदि आप लोगों ने कर लिया तो 100% इकोनॉमिक्स में आपका क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। और ये जो भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप मेरे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर क्वेश्चन को भेजिए, मैं उसका आंसर आपको वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। या फिर आप इसे नोट्स को कहाँ देख सकते हैं, तो आपको बस जाना है क्रोम ब्राउजर में या गूगल में जाकर आपको लिखना है DRGP82। सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है और यहाँ पर लिख देना है आपको DRGP82 और लिख के सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ फर्स्ट में ही दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा। ये आप देख सकते हैं दीपक कुमार, बस इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 9th 10th का नोट्स मिल जाएगा। यहाँ पर क्लास 11 12 देख रहे हैं,
यहाँ क्लास 11 का मॉडल क्वेश्चन, इसको थोड़ा ऐसे पकड़ के घसकाइएगा। यहाँ क्लास 12 का मॉडल क्वेश्चन सोल्यूशन, प्रत्येक विषय का जो भी विषय है प्रत्येक विषय का आपको मॉडल क्वेश्चन सोल्यूशन, जैक द्वारा निकाले गए मॉडल क्वेश्चन का सोल्यूशन, गेस्ट पेपर आपका वीकली टेस्ट का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, मॉडल क्वेश्चन, गेस्ट पेपर में आए क्वेश्चन, सारा आपको इसमें मिल जाएगा। यहाँ पर जो अभी तक एग्जाम हुए हैं, जैक एग्जाम क्वेश्चन सॉल्यूशन इसमें आपको मिल जाएगा। जो एग्जाम हुआ है उसका सॉल्यूशन, यहाँ पर बीए एमए के बच्चों का नोट्स है। ये जैक बोर्ड का आपको अगर मॉडल क्वेश्चन डाउनलोड करना है, रेफरेंस बुक डाउनलोड करना है या फिर क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब कंपटीशन लेवल के बच्चों का है नोट्स। इसको आपको बस आपको 11 12 जो यहाँ लिखा हुआ है इसमें जाना है, इसको क्लिक करना है। कुछ प्रचार आएगा, यहाँ क्रॉस को दबा के आप इसको हटा दीजिएगा। फिर नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको क्लास 11th मिलेगा, क्लास 12th मिलेगा। तो क्लास 12th जो मिलेगा आपको इकोनॉमिक्स वाला में आपको जाके क्लिक कर देना है। यहाँ इकोनॉमिक्स अगर आपको चाहिए तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री चाहिए तो हिस्ट्री में जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो अभी क्वेश्चन बैंक जैक द्वारा जो जारी किया गया है वो सारा क्वेश्चन का यहाँ आपको मतलब जो चैप्टर बाय चैप्टर जो मॉडल क्वेश्चन निकाला गया है जैक के द्वारा वो आपको यहाँ क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। उसी में हम लोग देखिए यहाँ नीचे बढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ए लिखा हुआ है और यहाँ चैप्टर बाय चैप्टर दिया हुआ है। तो ये जो अभी क्वेश्चन बताए हैं ये सारा का इसमें आपको आंसर मिल जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप बी का, यहाँ से आप ग्रुप बी का दे सकते हैं। अब मान लीजिए हम तीसरा चैप्टर का देखना चाहते हैं तो हम तीसरा चैप्टर का खोलेंगे। तीसरा चैप्टर में ये सब क्वेश्चन है। अब आप बोलिएगा कि सर हमको इंग्लिश में चाहिए, ये तो हिंदी में है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट दिख रहा है, बस इसको आपको क्लिक कर देना है और कोई भी आपको एगो चुन लेना है, कोई भी भाषा को आपको चुन लेना है। फिर यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर साइड में फिर दबाएंगे और यहाँ इंग्लिश को दबा देंगे और ये सारा आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। देखिए इंग्लिश हो गया। आप इसको आराम से इंग्लिश में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वीडियो के माध्यम से मैं सारे फिगर को और मैथ को आपको समझा ही दे रहा हूँ। और किसी भी मैथ में या क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पर फ़ोटो खींच के भेजिएगा, मैं उसका आंसर वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।